Hello friends, welcome on iExam YouTube channel, and I am Sushil Ragde, ex-manager Reserve Bank of India. And in today's lecture, we are going to study the all types of deficit. ठीक है, आपने फाइनेंस में ये सारे जो वर्ड्स है डेफिसिट सुना होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये वर्ड्स इनको ना फाइनेंशियल टर्म में जार्गन्स कहते हैं। ये सुन के थोड़ा डर लगता है कि ये क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा। वी आर नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स और commerce or management field. So but these terms are very easy. ये बहुत ही मतलब आसान है समझने के लिए। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको ये टर्म्स समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आपका जब वीडियो खत्म हो जाएगा देखने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको जो तीनों चार चार टर्म्स हम स्टडी करेंगे इसमें, ये आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। जैसे ये 4 टर्म जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, मैंने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद फिस्कल एंड प्राइमरी मेंशन किया। लेकिन रेवेन्यू में 2 टाइप्स होते हैं। एक एक नॉर्मल रेवेन्यू डेफिसिट है एंड एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। वो क्या है, ऐसी अलग सी टर्म क्यों बनाई, हम सारा देखेंगे। और ये जो वीडियो है हमारा, जो अभी 1-1.5 महीने में आने वाला एग्जाम है, नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी, ये एग्जाम के लिए यूजफुल है। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस है, उसके जी में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई ग्रेड में तो प्रीलिम्स एंड मेंस में आते ही है, उसके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। एंड जितने सारे बैंक के एग्जाम होते हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, उसमें जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, वो सारे एग्जाम्स में इसमें से कोई ना कोई तो भी क्वेश्चन ये टर्म से रिलेटेड आता ही है। तो अभी यहाँ पर मैं एक न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो वो एक न्यूज़ डेफिसिट रिलेटेड था। तो जब मैं मेरे हमारे कोर्स में मैं पढ़ा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये न्यूज़ है तो इससे रिलेटेड ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसके बाद ये परसेंटेज क्या होता है, 9.3 9.5 क्या है, और ये कैसे आया है, ये हम एक्चुअल बजट में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो सारे टेबल्स होते हैं उसी से हम ये समझेंगे। ठीक है, अभी न्यूज़ क्या था। The fiscal year for 2020-21 was at 9.3% of the gross domestic product, lower than 9.5% estimated by the finance ministry in the revised budget estimates। अब ये revised budget estimate क्या होता है वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो इनको क्या कहते हैं, ये रिलेटिव, उसको रिलेटिव हम उसको क्या कहेंगे कि परसेंटेज टर्म्स में है कि जीडीपी का कितना परसेंटेज है। लेकिन इससे परसेंटेज देख के हमें उसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं आएगा कि एक्चुअली अमाउंट में कितना है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे, अगर आप रुपीज में इसको कैलकुलेट करेंगे, तो द फिजिकल डेफिसिट वर्क्स आउट टू बी रुपीज, ये हो गया 18.21 लाख करोड़ है। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट है। आगे हम देखेंगे कि ये बजट डॉक्यूमेंट में आप इसको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। मतलब ये है कि एक्चुअल रिवाइज जो एस्टिमेट थे बजट में, वहां पर उन्होंने 18.48 लाख करोड़ को इसको मतलब प्रोजेक्ट किया था कि इतना आ सकता है। लेकिन एक्चुअल जो आया है वो इतना आया है। थोड़ा सा ये देखो, ये 18.48 है, यहाँ पे 18.21 है। और ये जो चारों टर्म्स है, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, अभी हम टेबल के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे। अभी पहले हम ये जान लेते कि ये एक्चुअली क्या बताता है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है। पहले हम मीनिंग समझ लेंगे, और बाद में जब हम एक्चुअल टेबल देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर से आइडिया आ जाएगा। अभी देखिए क्या आप कहते हैं, ये रेवेन्यू डेफिसिट indicates that the government doesn't have sufficient revenue for the normal functioning of the government। तो सिंपल है, रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग होता है आपको रेवेन्यू इनकम कितना आ रहा है एंड आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि डेफिसिट का मीनिंग है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो इनकम से ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो डेफिसिट आ रहा है। इसका मतलब है आप जितना अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न्स, इट रिजल्ट्स इन रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट forces the government to disinvest or cover the shortage by borrowing। जैसे मान लो आप आपका पर्सनल एग्जांपल ले लो। जैसे आपका सैलरी है मान लो 50K, 50,000 एंड आपका खर्चा हो गया 55,000। तो ये 5,000 का डेफिसिट है, ये इसको कहेंगे आप रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये डेफिसिट है, इसके लिए आप क्या करोगे, किसी से बोरो करोगे, फ्रेंड से बोरो करोगे या पर्सनल लोन ले लोगे, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो आपने एफडी की, तो आपको एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो वैसे ही
गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि डिसइन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर उनका कुछ इन्वेस्टमेंट है वो बेच के वहां से पैसा ला सकते हैं। अभी आप देखेंगे कभी भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो उसका पर्पज ये होता है कि उनको डे टू डे फंक्शनिंग के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो पैसा कहीं से तो भी रेज करना पड़ेगा। ये अगर बातें आपको कंसेप्चुअल समझ में आ जाएगी, then it will be very easy for you to understand what is happening in the economy and in the government level. अब इसी में और एक कंसेप्ट आ जाता है, जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा है, उसमें एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नाम की कंसेप्ट आती है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इट वॉज सजेस्टेड बाय दी रंगराजन कमिटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको पता है सी रंगराजन थे, वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके, तो उन्होंने एक कमिटी हेड की थी और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि ये अलग सी टर्म है, ये हमें मतलब एक नया टर्म निकालना पड़ेगा, उससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है डेफिसिट का वो अच्छी तरीके से होगा। इट इज एम्ड टू डिडक्ट द मनी यूज्ड आउट ऑफ बोरोइंग to finance capital expenditure. The concept has been introduced to ascertain the actual deficit in the revenue account after adjusting for expenditure for capital nature. इसका मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन उसका यूज हम क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट पे किया जाता है, यानी कि वो जो कैपिटल एसेट है वो एक्सपेंडिचर से कैपिटल एसेट क्रिएट होता है। तो उनका ये कहना था कि इवन दो दीज आर दी रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, बट दीज ये जो एक्सपेंडिचर है हमने किस पे किया है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट क्रिएशन पे किया है, इसीलिए उसको हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे पकड़ना मतलब ये इकोनॉमिक एंगल से अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो वो जो फिगर आएगा वो होगा हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये सारे टर्म अभी हम समझ लेते हैं और फिर बाद में मैं आपको जो एक्चुअल बजट का टेबल जो होता है, पूरा टोटल एक्सपेंडिचर वहां पे डेफिसिट बताया जाता है, वहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कहाँ होता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई सिर्फ थ्योरेटिकल करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दोनों एंगल से करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं बजट में और थियोरेटिकली इसका डेफिनेशन कैसा है। ठीक है, पहले हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा है, सिंपल है, जितना आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लेंगे, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा तो डेफिसिट आएगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा तो सरप्लस में आएगा, जनरली डेफिसिट में ही होता है। और रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर आप जो ग्रांट है वो हमने क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट पे दी है तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद जो फिगर आएगी उसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, अभी और एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो from the market to meet its expenditure when its resources are inadequate। ये सिंपल है, टोटल जितना ही गवर्नमेंट को खर्चा लगता है वो अगर रिसिप्ट से ज्यादा हो गया, उसमें टोटल रिसिप्ट आ गई, रेवेन्यू टाइप की भी रिसिप्ट आ गई, कैपिटल टाइप की भी रिसिप्ट आ गई, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, उसमें क्या होता है ना, उसमें फिर इसमें गैप आता है और ये गैप जो होता है वो हम फिल करते हैं बोरोइंग से। ठीक है, ये हम टेबल में देखेंगे तब आपको इसकी क्लियर कट आइडिया आ जाएगी। अभी हमने जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट में एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की नाम की कंसेप्ट देखी, वैसा ही है फिस्कल डेफिसिट के बारे में, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में एक जो पार्ट होता है वो अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा, और ये ज्यादा करेक्ट मेजर है जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। अभी देखते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग specifically to meet the expenses by removing the interest payment। और ये क्या होता है इंटरेस्ट पेमेंट, मैं आपको बताऊंगा। Therefore, a zero primary deficit means the need for borrowing to meet interest payment। अब इसका मीनिंग ये है कि क्या होता है कि अभी मान लो प्रेजेंट गवर्नमेंट का कुछ फिस्कल डेफिसिट है, उसमें क्या होता है ना, एक प्रीवियस जो गवर्नमेंट थे उन्होंने जो लोन लिया है ना उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब है जैसे मान लो कि आप एक डिपार्टमेंट के बॉस हो, ठीक है, और अभी कुछ डेफिसिट चल रहा है,
लेकिन आपने क्या कहा कि मेरे पहले जो बॉस था उन्होंने कुछ लोन लिया था और उनका इंटरेस्ट जो है अभी भी हम भर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है ना ये। ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थे उन्होंने इतना सारा लोन लिया था और उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका बर्डन तो अगले गवर्नमेंट पे आएगा ही आएगा। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने लोन लिया था वो माइनस कर देंगे। तो अभी जो अमाउंट या फिगर आएगी वो फिगर होगी टू एनालाइज द फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी कि आज के डेट में जो गवर्नमेंट चल रहा है उनका फिजिकल पोजीशन हमें पता चलेगा किससे, अगर हम फिजिकल डेफिसिट से पिछले वाले गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो माइनस करेंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट की फिगर आती है। ठीक है, अभी तक आपको 60-70% समझ में आया होगा। अभी हम टेबल देखने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी देखिए ये है हमारा एक्चुअल बजट। तो अगर आपको कोई पूछता है ना, बजट में टोटल 4 फिगर्स दिखाई जाती है। ठीक है, एक होता है एक्चुअल। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है एक्चुअल। एक होता है बजट एस्टिमेट। ठीक है, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड एक होता है बजट एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट है 2 साल के। एक है जैसे मान लो ये हमारा जो बजट होता है ना, वो बजट इज जनरली प्रेजेंटेड फॉर दी नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये बजट है आप पकड़ लीजिए अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 में, यानी कि अगले साल का। अगले साल टोटल बजट वही कहते हैं ना कि अगले साल हम हमारा पूरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगा, इसको कहते हैं बजट। वो होता है अगले साल का। बजट डॉक्यूमेंट में अगले साल का बजट होगा, उसके बाद पिछले साल में क्या बजट हमने प्रेजेंट किया था उसकी भी फिगर्स होती है। ठीक है, यानी कि ये जो फिगर है ये फिगर हो गई हमारी पिछले साल में बजट में प्रेजेंट की हुई। अभी एक साल हो चुका है, अभी एक साल हो चुका है, तो इसमें कुछ रिवीजन होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ प्रीवियस बजट। देखो ये 2020-21 का बजट है, ये भी 2020-21 का बजट है। ये जो फिगर थी वो उस टाइम के बजट में प्रेजेंट की गई थी एंड ये जो फिगर थी अभी एक साल बाद उसको हमने रिवाइज कर दिया है। और ये तो एक्चुअल बजटेड एस्टिमेट है, यानी कि अगले साल के एंड तक हमारा पोजीशन क्या रहेगा। अभी बजट में और एक फिगर होती है, वो होती है 2 साल पहले जो बजट हो गया उसके अभी एक्चुअल नंबर आते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, देखो सबसे पहले होता है बजट जो हम प्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो एक साल हो गया हमें, अभी इसको हम करते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। रिवाइज एस्टिमेट्स यानी कि इसको अभी हम रिवाइज कर दिया एंड 2 साल के बाद हमें एक्चुअल फिगर आती है। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें, अगर आप अगले साल का बजट देखेंगे तो उसमें जो बजट होगा हमारा 2022-23 का होगा, उसमें हमारी 2021-22 के दो फिगर आएंगे। 2021-22 के दो फिगर आए कौन से, एक बजट आएगा, लास्ट ईयर हमने बजट में क्या प्रेजेंट किया है, अभी एक साल हो जाने के बाद उसके रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे एंड इसके पिछले साल वाला है यानी कि 2020-21 के जो फिगर है उसके एक्चुअल फिगर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है बजट में कितने फिगर्स प्रेजेंट करते हैं तो 4 फिगर्स प्रेजेंट करते हैं रिलेटेड टू 3 इयर्स। 3 इयर्स कौन सा, ये हो गया एक साल, 2 साल पहले वाला, ये दो फिगर हो गई पिछले साल वाली और ये है अभी अगले साल वाली। तो ये है बजट। आप किसी को भी पूछिए जिसको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक्चुअल बजट में क्या प्रेजेंट करते हैं वही ये बता पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये 4 फिगर आती है। अभी हम हमारे रेवेन्यू डेफिसिट पे आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का ये हम कहते हैं बैलेंस शीट है, ठीक है, गवर्नमेंट के बैलेंस शीट में क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा दो तरीके से आता है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो टाइप होते हैं, एक होते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर में ये आपका पार्ट हो गया रेवेन्यू अकाउंट। इसका मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 10 नंबर पे मिलेगा आपको, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपको 1 नंबर पे
यहाँ पे देखा है 10-1, जितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से हम रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट मिलेगा उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्लियर हो गया? ये बजट के डॉक्यूमेंट से आपने देख लिया। वो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म हमने क्या देखा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट की फिगर आ गई है। अभी हमें माइनस क्या करना है, मैंने आपको बताया था 12 नंबर का आइटम हमें उसमें से माइनस करना है। क्या है ये? ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि आपने जितना पैसा खर्चा किया है किस पे? क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट पे, वो अगर आप माइनस करेंगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगा उसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, बहुत सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जितना आपका खर्चा हो गया उसमें से माइनस आपका कितना इनकम हो गया, उसका डिफरेंस रेवेन्यू रिसिप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसीलिए है कि ये जो पैसा है ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, हमने ये पैसा ऐसी चीजों के लिए खर्चा किया है उससे कैपिटल एसेट क्रिएट होगा। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? आपने डैम बनाया, ठीक है, आपने रोड बनाया, आपने कुछ न्यूक्लियर प्लांट बनाया, कैपिटल एसेट होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू यानी कि आपने डे टू डे आपका जो खर्चा होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हमने रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया, हमने इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन भी देख ली, एंड बजट डॉक्यूमेंट में इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमने देख लिया है। अभी हम आते हैं फिजिकल डेफिसिट पे। फिजिकल डेफिसिट क्या है? देखो ये फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे दिया है। फिजिकल डेफिसिट का सिंपल मीनिंग है, यहाँ पे 9 माइनस 156 किया। 9 का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, माइनस अगर आप कर लेंगे ना तो टोटल रिसिप्ट यहाँ से माइनस करना। देखो ये टोटल रिसिप्ट हो गई, एक्सेप्ट क्या है यहाँ पर, हमने कौन से आइटम को छोड़ा है, हमने 156 1 यानी कि पूरे इसको ले लिया हमने 1, ये 2 + 3 का आता है, 5 भी ले लिया है हमने, 6 भी ले लिया, यानी कि ये 7 नंबर का आइटम है हमने सिर्फ छोड़ दिया है। कहां से? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे, दूसरा एंगल क्या है? अगर आप देखेंगे ये फिजिकल डेफिसिट होता है सिंपल टर्म में बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। देखिए ये जो फिगर है एंड ये फिगर सेम है। अगर आपको कोई पूछता है ना टेक्निकल डेफिनेशन फिजिकल डेफिसिट, आप कहिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, या आप इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। यानी कि देखिए ये जो अमाउंट है यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे ना आप ये, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार क्या फॉर्मूला दिया है। इसका मीनिंग 9 नंबर पे है टोटल एक्सपेंडिचर, एंड 156 का मतलब है हमने टोटल ये लिया है और टोटल कैपिटल रिसिप्ट लिया है एक्सेप्ट ये 7 नंबर का आइटम है, एंड उसी का मतलब होता है कि फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, कोई अगर पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट, तो कहने का है बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, और उसको अलग टर्म में कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। अगर आप मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। अभी हमारा फोर्थ जो टर्म है वो है प्राइमरी डेफिसिट। हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखा है, फिजिकल डेफिसिट देखा है, अभी हम प्राइमरी डेफिसिट क्या देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट है ये 16, यानी कि फिजिकल डेफिसिट का जो फिगर आ गया वो उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट। और ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है डेफिनेशन में कि इट इज द बर्डन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जितने सारे लोन लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो अगले सारे गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अगर आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक्चुअल सिचुएशन देखनी है तो ये डेफिसिट फिगर है 3.1। ठीक है, अभी आपको चारों के चारों जो डेफिसिट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी अगर आप अगले साल अभी जो बजट आएगा वो देखेंगे
तो ये डेफिनेटली देख लीजिए, ये पूरा इंडिया का बैलेंस शीट है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग फ्रॉम दी मार्केट। रेवेन्यू में क्या आता है, जैसे रेवेन्यू मतलब आपको कहाँ से इनकम मिल रहा है, टैक्सेस से मिलता है, एंड कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे फीस है, फाइन्स किया हुआ है, तो टैक्स छोड़ के जितना सारा इनकम मिलता है उसको कहते हैं आप रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद फिर टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, रेवेन्यू को होता है, यानी कि जो सैलरीज है, ठीक है, जो रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर उस पे, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, और ये सारे इसके बाद ये 4 डेफिसिट के फिगर आते हैं। तो बजट डॉक्यूमेंट में इसको पूरा समराइज किया हुआ है कि घाटे का सार, घाटे का सार मतलब डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। मैंने आपको बताया था बजट में 3 इयर्स के फिगर आते हैं, 3 इयर्स के 4 फिगर्स आते हैं, क्योंकि ये जो फिगर्स होते हैं पिछले साल के 2 फिगर्स होते हैं, ठीक है, कि लास्ट टाइम के बजट में हमने क्या बजट प्रेजेंट किया था, क्या अनुमान किया था, अभी उसका रिवाइज एस्टिमेट आता है, ये हो गया अगले साल का क्या बजट किया है, एंड 2 साल पहले की एक्चुअल नंबर्स आ जाते हैं। तो एग्जाम में ये जो फिगर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने, अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको वो जो स्टार्टिंग वाला हमारा जो न्यूज था कि 9.5 था एक्चुअल, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और एक्चुअल कितना आया था अभी, 9.3, ठीक है, वो पिछले आप वहां पे जाके देख लीजिए, 9.5 एंड ये 9.3। तो ये हम बजट करते रहते, फिर बाद में 1-2 साल के बाद उसके एक्चुअल फिगर आ जाते हैं। अभी आपको बिल्कुल ही डेफिसिट के बारे में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी समझा दिया उसमें, और हमने बजट का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उसमें सारी चीजें देख ली है। एक बार फिर से मैं एक 30 सेकंड में आपको रिवाइज कर लेता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कि जो ग्रांट दिए गए हैं किसके लिए, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट के लिए। उसके बाद होता है फिस्कल डेफिसिट, सिंपल टर्म में फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है कि बोरोइंग फ्रॉम दी मार्केट, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है। एंड फाइनली होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट से हम क्या माइनस करेंगे, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने जितना सारा लोन लिया है उस पे का जो इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, वो माइनस करेंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कितना क्लियरली समझ में आ गया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर सिंपल वे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।